फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज। तो आज हम लोग जो चैप्टर लेके आए जिसका आप हो सकता है वेट कर रहे हो, और ये हमारे 10th के जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो टॉपिक है, सभी टॉपिक में सबसे टफ टॉपिक इसको माना जाता है। एक्चुअली में टफ है नहीं, आपको या तो अच्छे से पढ़ाया नहीं गया या फिर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं, इसलिए आपको ये टफ लगता है। हम लोग बात करें सर्कल की। अभी सर्कल सर्कल हम लोग पढ़े, उससे पहले मैं चाहता हूँ आपको कुछ बेसिक चीजें सर्कल के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे ए शेप है ना, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बना बट आप अज्यूम कर लो। और ये बीच में होता है उसका सेंटर। फिर सेंटर से लेके आउटर जो उसका यहाँ तक का डिस्टेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस तक का, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी दो पॉइंट अगर सर्कल के दो मतलब साइड पे टच करेगा ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं कॉर्ड। और जो पूरा सेंटर को पास होते हुए दो कॉर्नर पे टच करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। तो ये डायमीटर भी एक टाइप का कॉर्ड ही है। बहुत बार आपको फिल द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यू में देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो वो हमेशा डायमीटर ही आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। ऐसा एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी था। जब हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझेगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। तो ये इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। या फिर बाकी हाँ, एक टेंजेंट आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाता है। सपोज ये पॉइंट को सर्कल को ये टच करके जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी होगी लेसन को स्टार्ट करने के लिए। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको क्या हुआ था, रेडियस दिया हुआ था और हम लोग को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल पूछा था। तो मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या पूछा हुआ, डायमीटर पूछा है। डायमीटर हमेशा क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो हो जाएगा 2 × r। और आर हमारा कितना 5 सेंटीमीटर दिया, तो 2 × 5 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको डायमीटर के बदले लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल अगर पूछ लेते तो। अभी हम लोग हमारा जो चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला थ्योरम आपको देखने को मिलता है सर्कल में, वो है टेंजेंट थ्योरम। अभी टेंजेंट थ्योरम क्या बोलते हैं? सबसे पहला थ्योरम, इसमें एक्चुअली बहुत सारे थ्योरम है और थ्योरम पे ही बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स है, और उसी को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस सर्कल में जो चैप्टर है इसको अच्छे से कर सकते हो। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई भी पॉइंट से एक सर्कल है, उसको एक टेंजेंट टेंजेंट क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट पे टच करके जाता है। तो अगर रेडियस से लेके टेंजेंट तक अगर मैं लाइन बनाऊं तो हमेशा हर बार परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट हर हमेशा का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन लिया है मैंने। ये तो बोर्ड में आया, ये मैंने आपका ऐसे प्रैक्टिस के लिए लिया है ताकि आपको अच्छे से समझे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जी से ए तक हमारा लाइन बना है, और ये क्योंकि टेंजेंट का टचिंग पॉइंट है तो इसलिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग को यहाँ पे ए बी का वैल्यू दिया है, बीसी का वैल्यू दिया है और एसी का वैल्यू नहीं पूछा है। कैसे कर निकालेंगे? तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी होगा हम लोग वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने पाइथागोरस का चैप्टर भी पढ़ाया, तो वहां पे भी आपको पढ़ा है। अगर नहीं पढ़े तो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल बी ए सी, हमारा ए कितना है 90 डिग्री है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा हमारा हो जाएगा यहाँ पे बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। और ये जो 90 डिग्री हम लोग लिया ना, इसके लिए हम लोग कहां से लिखेंगे, बाय टेंजेंट थ्योरम। ये हम लोग ने टेंजेंट थ्योरम से कुछ प्रूव किया है कि ए का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। तो बीसी का वैल्यू हम लोग पता है कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू पता है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। एसी पता नहीं है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो देखो 169, 12 का 144 प्लस एसी का स्क्वायर। आपको बोला ना कि 1 से 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद कर दो, तो वो आपको बहुत काम आएगा। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 9 में से 4 गया 5, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर होगा 25, तो यहाँ से एसी का वैल्यू कितना है, √25, जो कि होगा 5। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमारा जो रेडियस मिला यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिला। अभी ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपको पूछा गया था। इसको करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पाइथागोरस का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। सर्कल का ना मेन प्रॉब्लम यही है कि सर्कल में क्या है ना, नॉर्मल सर्कल के कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं, लेकिन जब उसके अंदर सिमिलैरिटी आ जाता है, पाइथागोरस आ जाता है, तो लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसलिए पहले सिमिलैरिटी पढ़ना है, पाइथागोरस पढ़ना है, तभी सर्कल के ऊपर आना है। डायरेक्टली सर्कल के ऊपर आओगे तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्राइंगल लिया है एम एन के। तो यहाँ पे फिर से जो है एम एल जो है वो परपेंडिकुलर होगा एल के को। क्यों? क्योंकि बाय टेंजेंट थ्योरम हमारा हो जाएगा बाय टेंजेंट थ्योरम। और हम लोग को यहाँ पे क्या क्या दिया, एमके का वैल्यू दिया हुआ है 12, के एल का वैल्यू दिया है 6√,
3 और हम लोग को ये रेडियस पूछा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो इन ट्राइंगल एम एल के हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये एम के हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हो जाएगा एम के का स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग रीजन डाल देना पाए पाइथागोरस से, एम के का स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू एम एल का स्क्वायर और एल के का स्क्वायर। एम के हमारा कितना 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, एम एल हमारा पता नहीं है, हम लोग को रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है, एल के कितना है 6√3 है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर हम लोगों ने अभी देखा था 144 होता है, एमएल का स्क्वायर पता नहीं है, और ये यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और √3 का क्या होगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, 36 3 जा होगा 108। मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, आप लोग अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करके कर लेना। अभी हमारा टाइम कम है तो उतनी ज्यादा चीजें मैं मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इतना आप समझ सकते हो। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस होगा, तो इन दोनों को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 36, तो यहाँ से एम एल स्क्वायर आया 36, तो एम एल क्या होगा √36, जिसका आंसर हम लोग को मिलेगा 6, तो एम एल होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जहां पे भी हम लोग को टेंजेंट थ्योरम को यूज करने बोला होगा। तो आप ऐसे याद रखना कि टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है कि जब भी सर्कल से कोई पॉइंट टच कर जाता है और वो पॉइंट पे अगर हम लोग सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये आपको पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि अभी तो आप बोर्ड में पढ़ा रहे थे, अभी वापस से क्या हो गया। तो एक्चुअली में हमारे इधर लाइट चली गई और मैंने कुछ देर वेट भी किया कि लाइट आ जाए, बट लाइट आई नहीं। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना मैं पेज पे ही करा देता हूँ, जब तक लाइट नहीं आता तब तक। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है ना, जो थ्योरम हम लोग को सर्कल में पूछा जाता है, वो होता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का क्या कहना है कि जब भी हम लोग सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं ना सर्कल पे, तो हमेशा कॉन्ग्रेंट होता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दूँ ए बी और ये सी, तो ए बी जो है ना वो कॉन्ग्रेंट होगा बी सी को। तो इसी को यूज करके हम लोग को यहाँ पे ये जो सर्कल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग को ये फिगर दिया हुआ और क्या बोला है कि आर एम और आर एन जो है टेंजेंट सेगमेंट है, और हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है कि एंगल सॉरी ओ आर जो है ना, ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम आर एन। एम आर एन का बाइसेक्टर है, या फिर और बोला है कि एंगल एम ओ एन का भी ओ आर जो है बाइसेक्टर है। अभी बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एंगल के दो हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मतलब ये दोनों को जो है ना इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एंगल सेम होना चाहिए। तो मैंने जब जैसे ही आपको बोला था ना कि सर्कल में सिमिलैरिटी आ जाता है, तो यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को हम लोग सेम करना है तो पहले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वही करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखो ये रेडियस जो है ना टेंजेंट को ड्रॉ हो रहा है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे भी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि ओ एन परपेंडिकुलर टू एन आर एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू एम आर, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम। तो परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ एम आर एंड ट्राइंगल ओ एन आर। यहाँ पे पहले हमारा ये तो एंगल दोनों सेम हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो एंगल ओ एम आर कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल ओ एन आर को। क्यों, दोनों के दोनों जो है 90 डिग्री, तो ये चीज़ 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। और हम लोग को यहाँ पे क्या क्या बोला है, हाँ ये जो टेंजेंट सेगमेंट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेगमेंट एम आर जो है कॉन्ग्रेंट होगा सेगमेंट एन आर को, और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। और एक क्या बोल सकते हैं, ये जो ओ आर है ना ये कॉमन साइड है, तो ओ आर जो हो जाएगा सेगमेंट ओ आर कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ आर। रीजन क्या आएगा यहाँ पे, रीजन आएगा कॉमन साइड। तो ये तीन चीज़ों ने तीन चीज़ें हम लोग ने लिख दी है। तो ये तीन चीज़ों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम आर सिमिलर टू ट्राइंगल ओ एन आर। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मतलब मैं बोलूँ कि ये जो एंगल है ये दोनों भी सेम हो जाएंगे, तो एंगल एम आर ओ कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल ओ आर एन। सिमिलरली एंगल एम ओ आर कॉन्ग्रेट हो जाएगा एंगल एन ओ आर। और ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, सिमिलैरिटी में पढ़ा था। इसका रीजन हम लोग क्या देते हैं कि सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब क्या है कि ओ आर जो है इनको बाइसेक्ट कर रहा है। तो लिखेंगे देयर फोर ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल MRN एंड एंगल MON। आई होप आपको ये सब समझा। तो फ्रेंड्स हमारा टेंजेंट थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सर्कल में वो आता है टचिंग ऑफ सर्कल। अभी टचिंग ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सर्कल, एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सपोज ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों है ना एक दूसरे को जो है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। वहीं दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को कुछ इस तरीके से टच कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या होगा, सपोज इसका रेडियस हम लोग लेते हैं R1, इसका रेडियस हम लोग लेते हैं R2। तो जब भी एक्सटर्नली टच करेंगे ना तो दोनों के जो सेंटर का डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो हो जाएगा R1 + R2। R1 + R2 कब होगा, जब वो एक्सटर्नली टच होगा। वहीं अगर इंटरनली टच हो रहा है तो इसका रेडियस सपोज है R1 और इसका रेडियस सपोज है R2। तो जब भी इंटरनली टच होगा ना तो उनका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो हो जाएगा R1 - R2 या फिर R2 - R1। हम लोग हमेशा बड़े में से छोटा माइनस हम लोग कर देंगे अकॉर्डिंगली, हमारा जैसा सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से। तो इस पर भी बेस्ट में क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका जो भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये हम लोग को आया था, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या बोलते हैं, द टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 एंड 3.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब दो सर्कल है जो कि 5.5 का है, 3.4 का है। और ये दोनों वैसे तो एग्जाम में एक्सटर्नली का आया था, बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं इंटरनली के लिए भी सॉल्व कर देते ताकि आपको जो अगर आपको इंटरनली पूछा तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहला केस हम लोग क्या लेते हैं कि एक्सटर्नली टच किया। तो सबसे पहले रेडियस को हम लोग अज्यूम करते हैं, रेडियस R1 को लेते हैं 5.5 और रेडियस R2 को लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर। तो जब भी एक्सटर्नली टच करेगा तो उनका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, वो क्या हो जाएगा R1 + R2। और ये एक्चुअली में कितना होगा 5.5 + 3.4। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8.9। और वहीं अगर इंटरनली टच करता है एक दूसरे को, इंटरनली टच करेगा तो इनका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दोनों सर्कल का, वो हो जाएगा यहाँ पे R1 - R2, क्योंकि R1 बड़ा है तो 5.5 - 3.4 हम लोग करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया तो 2, तो ये कितना है 2.1 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको जो मैंने सर्कल का टचिंग ऑफ सर्कल का कॉन्सेप्ट बताया समझा। अभी इस पे बेस्ड ना एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था जिसमें हम लोग को थोड़ा सा बहुत और भी कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग वो अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये डायरेक्टली आपको टचिंग ऑफ सर्कल पे बेस्ड तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये आपको टचिंग ऑफ सर्कल पे ही बेस्ड है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, तीन सर्कल बोला है, सर्कल विथ सेंटर A, B और C, मतलब तीन सर्कल जो है एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक का नाम है A, एक का सेंटर का नाम है B और इसका सेंटर का नाम है C। और हम लोग को A से B तक का डिस्टेंस दिया है 3, फिर A से C तक का डिस्टेंस दिया है 4, और इसके अलावा हम लोग को B से C तक का डिस्टेंस भी दिया है यहाँ पे 3। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि सभी का रेडियस कितना कितना है। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ A का हम लोग R1 ले लेते हैं, B का R2 ले लेते हैं और C का जो है R3 ले लेते हैं। तो जब भी अगर A और B की बात होगी, मतलब मैं बोलूँ क्योंकि ये एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा R1 + R2 हम लोग को दिया है यहाँ पे 3, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। वही अगर हम लोग बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी में क्या होगा R2 + R3, और ये हम लोग कितना मिला 3, तो इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। वहीं ए और सी की मैं बात करूँ तो ए और सी में क्या होगा R1 + R3, और ये हम लोग कितना मिला है 4, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। और ये तीनों कहाँ से आए, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल थ्योरम आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि टचिंग सर्कल में ऐसे होता है जब भी एक्सटर्नली सर्कल टच करते हैं तो उनका जो रेडियस है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इसको क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप आपने अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपको मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन सिखाया था उस कैसे सॉल्व करते, तो उसी को यूज करके हम लोग सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, तो 2 में से क्या करते हैं 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सॉरी 3 में से 2, तो हो जाएगा R1 + R3 = 4 होगा। ये होगा R2 + R3 = 3, और हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा सबका।
तो ये तो गया, ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 और 4 में से 3 क्या 1, तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन 4। अभी इक्वेशन 4 और 1 को यूज करके हम लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। अगर आपको साइमल्टेनियसली नहीं आता तो आप पहले वो चैप्टर देखो, फिर आप इस पे आओ। मैंने बोला था ना सर्कल में यही प्रॉब्लम होता है कि बाकी चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी यूज आते हैं और बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं सर्कल टफ है, बट एक्चुअली में सर्कल टफ नहीं है। तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो होगा R1 प्लस R2 इक्वल टू 3। ये हो जाएगा यहाँ पे R1 माइनस R2 इक्वल टू 1। तो जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो R2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2R1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 डिवाइड बाई 2, जिसका आंसर हम लोग को मिलेगा 2। तो R1 की वैल्यू 2 मिली और R3 की वैल्यू अभी R1 की वैल्यू 2 मिली ना, तो यहाँ से हम लोग R2 और R3 भी निकाल सकते हैं। कैसे, R1 2 है ना, तो अगर हम लोग पुट R1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, अगर इसको इक्वेशन 1 में डाले तो क्या होगा 2 प्लस R2 इक्वल टू 3। तो यहाँ से R2 क्या होगा 3 माइनस 2 जो कि होगा 1। तो R2 की वैल्यू कितनी आई 1 आई। और वहीं पे अगर हम लोग R2 की वैल्यू अगर यहाँ पे इसमें डाल दे तो हमारा, या फिर इसमें भी डालेंगे तो फिर थर्ड वाले में भी R1 की वैल्यू, तो हम लोग को R3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा पुट R1 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस R3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से R3 की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 2 जो कि होगा 2। तो हम लोग को यहाँ से तीनों सर्कल का जो है रेडियस मिल गए। रेडियस ऑफ ए हम लोग को क्या मिला, R1 जो था वो 2 मिला है, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ बी हम लोग को कितना मिला है 1 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सी हम लोग को कितना मिला है 2 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ें हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था। आई होप आपको ये सब समझा। तो इसके बाद हम लोग आर्क को समझते हैं कि आर्क क्या होता है। तो सपोज एक सर्कल बनाया मैंने और यहाँ पे ऐसा कुछ आर्क बनाया मैंने एक, तो ये जो है ना हमारा एक आर्क हो गया। तो जो छोटा वाला आर्क होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, जो बड़ा वाला आर्क होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। और हमेशा ही आपको याद रखना है कि माइनर आर्क और हमारे मेजर आर्क दोनों को जोड़ के है ना 360 होता है, मतलब पूरा सर्कल जो है ना वो 360 डिग्री का होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेंट्रल एंगल का। अभी सेंट्रल एंगल क्या होता है, और इस पे बेस्ड ना मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आप याद रखना कि एग्जाम में आपको पूछेंगे ना तो आपको सिंपली नाम आर्क के नाम बताने होंगे कि माइनर कौन सा है मेजर, तो आप उतना तो कर लोगे। सेंट्रल एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि सपोज यहाँ से अगर मैं एक आर्क बनाता हूँ जिसका यहाँ पे अगर मैंने ये 30 डिग्री हुआ ना, तो ये जो मेरा आर्क होगा ना ये आर्क भी 30 डिग्री के लिए होता है। मतलब जो हमारा सेंट्रल एंगल है और उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग आर्क है दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, ऐसा हमारा सेंट्रल एंगल का कहना है। और इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या पूछा था। यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोग को आर्क बनाए हुए थे जिसका नाम दिया था DEF, और यहाँ पे क्या था C, और ये जो है हमारा यहाँ पे था G, और हम लोग क्या दिया एंगल ECF जो है ना वो दिया है 70 डिग्री। आर्क DGF है ना वो दिया है 200 डिग्री। और हम लोग को फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ आर्क आर्क DE, पहले फाइंड करने का है ये वाला, और इसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF भी फाइंड करने का है। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। ECF हम लोग को कितना दिया, ECF दिया है हम लोग को 70 डिग्री, मतलब ये जो है वो 70 डिग्री। तो अभी हम लोग सेंट्रल एंगल में कितना क्या पढ़ा कि जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा ना और उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग आर्क होता है दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा EF जो है वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क EF, ये हो जाएगा एंगल ECF जो कि है हमारा 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा बाय सेंट्रल एंगल थ्योरम। तो सेंट्रल एंगल थ्योरम के हिसाब से ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या बोला है कि आर्क EF हम लोग को यहाँ पे 70 मिल गया। अभी हम लोग क्या बोला है कि DGF ये इतना आर्क जो है ना ये हम लोग को 200 दिया है। हम लोग क्या निकालना है DEF निकालना है, तो DEF निकाल सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF। ये DGF और DEF टोटल मिला के 360 हो जाएगा, क्योंकि पूरे सर्कल का जो आर्क होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो उसके अकॉर्डिंग DGF की वैल्यू तो हम लोग को दी हुई है कितना है 200 है, और मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF ये हम लोग को पता नहीं, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से 200 प्लस हो रहा है, इधर गया तो माइनस, तो मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF हो जाएगा 360 माइनस 200, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 160 डिग्री। तो ये पूरा DEF जो है 160 है, लेकिन उसमें से ये कितना है ये तो 70 है ना, तो हम लोग लिखेंगे
मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ, ये दो आर्क से मिलके बना है, मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई से मिलके बना है, और इसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ से मिलके बना है। और डी ई एफ पूरा कितना है 160 है, आर्क डी हम लोग को पता नहीं, यही तो फाइंड करना है। और वही अगर ई एफ की बात करें तो ई एफ हम लोग को दिया है 70, तो 70 इधर प्लस हो रहा है, इधर है तो माइनस हो जाएगा। तो 160 में से अगर हम लोग 70 माइनस करेंगे तो हम लोग को जो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई है वो मिल जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो इसलिए मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई का वैल्यू जो आया वो 90 है, और ये दोनों हम लोग को यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला था। आई होप आपको समझा। से हम लोगों ने सेंट्रल एंगल पढ़ा ना, उसी तरीके से एक होता है हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का क्या कहना है कि सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, तो अभी तो मैं सेंटर से एंगल बना रहा था ना, लेकिन अगर मैं अंदर से एंगल बनाऊं इंस्क्राइब्ड एंगल, तो इसमें क्या होता है, तो सपोज ये यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे जो है ना ये उसका डबल हो जाता है हमेशा। जो है ना इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल वो हमेशा हाफ होता है हमारे करस्पॉन्डिंग आर्क के। लेकिन सेंट्रल एंगल में क्या था, सेंट्रल एंगल में अगर आप लोग देखोगे तो जितना हमारा सेंट्रल एंगल था उतना ही आर्क था, लेकिन इंस्क्राइब्ड एंगल में हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा आर्क है उसका वो हाफ हो जाता है। तो इस पर भी बेस्ट मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, ताकि आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पे हम लोग को एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा गया था, यहाँ पे हम लोग को दिया है एल एम एन, और यहाँ पे एल की जो वैल्यू है ना वो 35 डिग्री है, एंगल एल जो है वो 35 डिग्री है। यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन पूछा है पहले तो ये वाला, और इसके बाद हम लोग को मेजरमेंट ऑफ आर्क एल सॉरी क्या पूछा है, यहाँ पे हम लोग को पूछा है एम एल एन मतलब ये बाकी वाला पार्ट पूछा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है इंस्क्राइब्ड एंगल में कि जो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हमारे आर्क का हाफ होता है। तो यहाँ से आर्क हमारा क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल का डबल हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एल, और ये क्यों होगा हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की वजह से, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ 35 जो कि होगा 70 डिग्री। तो यहाँ से होगा मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये एम एन हम लोग को 70 डिग्री मिला है ना, लेकिन हम लोग को ये बाकी का भी निकालना है, तो बाकी का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एन प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क जो हमारा बाकी का रह गया एम एल एन, दोनों के दोनों मिला के कितना होता है 360 होता है, क्योंकि होल आर्क तो सर्कल का 360 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एम एन हम लोग को पता है 70, मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एल एन हम लोग निकाल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ आर्क एम एल एन होगा 360 माइनस 70 जो कि हो जाएगा यहाँ पे 290। तो हम लोग को ये दोनों वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला था। आई होप आपको ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम समझा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को ना दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जितना अभी तक मैंने आपको थ्योरम कराया ना उस पर बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कल है ना मैं इसका बाकी का पार्ट लेके आऊँगा। एक्चुअली में हम लोग लाइट का वेट कर रहे थे बट लाइट आया नहीं, तो हम लोग बाकी का जो जिसका पार्ट रह गया ना वो कल करके आपको मैं डाल दूंगा। और अभी तक आप लोग इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तक प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये सब समझा, और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो आपको ये समझ रहा है तो, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।